1979 की ईरानी क्रांति। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या 1979 की क्रांति अचानक हुई थी? क्या ऐसा हुआ कि लोग एक सुबह सो के उठे और उन्होंने तय कर लिया कि आज तो तख्ता पलट करना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये क्रांति दशकों से सुलग रहे एक गहरे असंतोष का नतीजा थी। ये एक ऐसी आग थी जो समाज में, धर्म में और सियासत में हर जगह धीरे धीरे फैल रही थी। और इसी आग की कहानी को समझना ही इस क्रांति को समझने की चाबी है। देखिए, ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी फारसी संस्कृति और शिया इस्लाम की मजबूत नींव पर खड़ा एक समाज है। ये दोनों चीजें मिलकर आप कह सकते हैं ईरान की आत्मा बनाती हैं। और शिया इस्लाम, वो तो वहां के समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। शिया विचारधारा में किसी भी तरह के जुल्म या तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसे एक धार्मिक और नैतिक फर्ज माना जाता है। जरा सोचिए, ये कितना शक्तिशाली विचार है जिसने क्रांति की आग में घी का काम किया होगा। और इसी धार्मिक पहचान की वजह से ईरान में एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हुआ। ये टकराव था राजशाही और मौलवियों के बीच। हुआ ये कि 20वीं सदी में जब पहलवी राजवंश सत्ता में आया तो उनका एक ही मकसद था, ईरान को एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड देश बनाना। और उन्हें लगा कि इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा धार्मिक नेता हैं, यानी मौलवी। तो उन्होंने तय किया कि इनकी ताकत को कम करना होगा। तो देखिए, यहां टकराव बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी राजशाही, जिसका मकसद था कि धर्म का सार्वजनिक जीवन में, सियासत में कोई दखल न हो, सारी की सारी शक्ति बस राजा के पास रहे। और दूसरी तरफ थे मौलवी उलेमा, जो मानते थे कि समाज को सही राह दिखाने का उनका नैतिक अधिकार है, जिसे वो छोड़ नहीं सकते। तो ये ईरान की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच की एक सीधी लड़ाई थी। अब इस टकराव में अपनी जीत पक्की करने के लिए शाह ने एक रास्ता चुना, और वो रास्ता था पश्चिम की तरफ देखने का, मतलब तेजी से मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने ईरान को बदलने का एक पूरा प्रोग्राम शुरू कर दिया। स्कूलों में पश्चिमी शिक्षा, लोगों के लिए पश्चिमी पहनावा और ये सब बहुत तेजी से और ऊपर से हुक्म देकर लागू किया जा रहा था। वहीं जो पुराने पारंपरिक धार्मिक स्कूल थे, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और यह सबसे जरूरी बात पता है क्या थी? ये कि ये जितने भी बदलाव थे, ये लोगों से पूछकर नहीं किए जा रहे थे, ये उन पर जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। और इससे हुआ ये कि आम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी हजारों साल पुरानी पहचान, उनकी संस्कृति, उस पर सीधा हमला हो रहा है। शाह की इन नीतियों का असर सिर्फ संस्कृति पर ही नहीं पड़ा, इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जेब पर भी पड़ रहा था। गांव में, छोटे शहरों में लोग महंगाई और बेरोजगारी से बुरी तरह परेशान थे। देश की दौलत कुछ गिने चुने हाथों में जमा हो रही थी, और आम लोगों में ये भावना घर कर गई थी कि ये जो राजा है, ये जो राजशाही है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, उनकी परवाह किसी को नहीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। शाह धर्म के प्रभाव को जितना दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही मजबूत होकर एक नई शक्ल में सामने आ रहा था। हुआ ये कि राजशाही का मकसद तो था मस्जिद के राजनीतिक असर को बिल्कुल खत्म कर देना, लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा निकला। मस्जिदें अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं रहीं, वो आम लोगों की आवाज बन गईं, विरोध को एक साथ जोड़ने का सबसे बड़ा सेंटर बन गई। जब शाह ने सारे राजनीतिक पार्टियों पर, यूनियनों पर पाबंदी लगा दी, तो लोगों के पास अपनी बात कहने, एक दूसरे से जुड़ने और इकट्ठा होने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, और वो थी मस्जिद। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। क्रांति से पहले का ईरान एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसमें कई तरह की चिंगारियां थीं। एक तरफ राज्य और धर्म का टकराव, दूसरी तरफ आधुनिकता और परंपरा की लड़ाई, तीसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, और इन सब के ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का एक मजबूत धार्मिक कर्तव्य। मतलब सब कुछ तैयार था। शाह के पूरी ताकत हासिल करने की कहानी को समझने के लिए हमें इन 3 पड़ावों को देखना होगा। सबसे पहले 1941, जब पश्चिमी ताकतों ने उन्हें गद्दी पर बिठाया। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1953, जब ईरान के एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान का तेल ईरानियों का है, तो बस CIA और MI6 ने मिलकर एक तख्ता पलट कर दिया। उन्हें हटा दिया गया और शाह के हाथों में सारी की सारी ताकत दे दी गई। और 1953 के उस तख्ता पलट का असर वो बहुत बहुत गहरा था। ईरान के आम लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि उनका राजा उनका अपना है ही नहीं,
वो तो बस विदेशी ताकतों के हाथ की एक कठपुतली है। और यहीं से भरोसे की वो कमी पैदा हुई जो आगे चलकर बगावत का पहला बीज बनी। तो अब सवाल उठता है, फिर शाह ने किया क्या? उन्होंने चीजों को सुधारने की एक कोशिश की। कागज पर तो ये सुधार बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन असलियत में ये समाज को जोड़ने की जगह तोड़ रहे थे। जैसे लैंड रिफॉर्म से गांव की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिखर गई। महिलाओं को वोट का अधिकार दिया तो जो धर्मगुरु थे वो भड़क गए। और शायद सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये सारे बदलाव लोगों से पूछकर नहीं, बल्कि उन पर जबरदस्ती थोपे गए थे। नतीजा, समाज का लगभग हर हिस्सा उनके खिलाफ हो गया। तो सोचिए, मकसद था देश को एक करना, आगे बढ़ाना, लेकिन शाह के सुधारों ने देश को और भी ज्यादा बांट दिया। ये जो ऊपर से थोपे हुए फैसले थे ना, इन्होंने लोगों के अंदर एक गहरी नाराजगी भर दी। अब जब सुधारों वाली सॉफ्ट पावर काम नहीं आई, तो शाह ने अपना दूसरा हथियार निकाला, जबरदस्ती और ताकत। और यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। एक ऐसे दौर की शुरुआत होती है जहां डर का साम्राज्य था, और इस डर का चेहरा थी एक एजेंसी, सावाक। ये शाह की बदनाम सीक्रेट पुलिस फोर्स थी, जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाता था। सावाक का बस एक ही मकसद था, कुछ भी करके किसी भी कीमत पर शाह की सत्ता को बचाए रखना। सावाक के तरीके वो बेहद क्रूर थे। हर तरफ जासूसी का जाल बिछा था, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी, बोलने पर पाबंदी थी, लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। और टॉर्चर तो आम बात थी। कितने ही लोग तो ऐसे थे जो बस गायब हो गए, हमेशा के लिए। इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि ऊपर ऊपर से तो सब शांत दिखने लगा। हाँ, लोगों का खुला विरोध बंद हो गया, वो चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह खौल रहा था, सुलग रहा था, और बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था फटने के लिए। अब मुश्किल ये थी कि गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां बैन थीं, विरोध करने के हर रास्ते को बड़ी बेरहमी से बंद कर दिया गया था। देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल साफ थी। पॉलिटिकल पार्टियां थी नहीं, अखबार सच लिख नहीं सकते थे, और कोई खुलकर भाषण दे नहीं सकता था। एक अजीब सा खालीपन था, एक सन्नाटा, लीडरशिप की जगह खाली थी। और उस खालीपन को भरा मस्जिदों ने। जी हां, ये जो धार्मिक जगहें थीं, ये अब सिर्फ इबादतगाह नहीं रहीं। ये धीरे धीरे एक सीक्रेट पॉलिटिकल और सोशल नेटवर्क में बदल गईं। यहां लोग इकट्ठा होते थे, बातें करते थे, और सरकार के कंट्रोल से दूर विरोध की आग को जिंदा रखे हुए थे। अब इस क्रांति को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा चेहरा जो लोगों के इस गुस्से को शब्द दे सके और उन्हें एक साफ रास्ता दिखा सके। और वो नेता थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। वो शाह का खुलकर विरोध करते थे, ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के असर की जोरदार आलोचना करते थे, और इसी वजह से शाह ने उन्हें 1964 में देश से निकाल दिया था। लेकिन शाह उन्हें खामोश नहीं कर पाए, और जिस तरीके से खुमैनी की आवाज ईरान पहुंची वो कमाल का था। उस जमाने में कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया तो था नहीं, तो उनके भाषणों को कैसे टेप पर रिकॉर्ड किया जाता। हजारों की तादाद में इन टेप्स की स्मगलिंग होती, और फिर ये घर घर मस्जिदों में गुप्त रूप से बजाए जाते। ये उस दौर का वायरल था। तो हुआ ये कि शाह ने जिसे एक चिंगारी समझकर देश से बाहर फेंका था, वही निर्वासन में रहकर एक मशाल बन गया। खुमैनी अब सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, वो पूरे विपक्ष के सबसे बड़े नेता और एक नेशनल सिंबल बन चुके थे। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव पेश किया, जो इस क्रांति का आखिरी मकसद बना। इस आइडिया का नाम था विलायत ए फकीह। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब काफी सीधा था कि देश का सबसे बड़ा लीडर एक धार्मिक गुरु होना चाहिए। यही वो ब्लूप्रिंट था, वो नक्शा था जिसके लिए ये पूरी क्रांति लड़ी जा रही थी। और इस विरोध की सबसे खास बात ये थी कि ये बहुत बड़ा था। मतलब इसमें छात्र थे, मजदूर थे, धार्मिक जुलूस निकल रहे थे, और तो और जो प्रभावशाली बाजारी व्यापारी थे वो भी शामिल हो गए थे। आप कह सकते हैं कि समाज का लगभग हर तबका इसका हिस्सा बन चुका था। तो अब देखिए, जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता जा रहा था, सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त होती जा रही थी। और इसी बीच एक ऐसा दिन आया जिसने क्रांति की दिशा ही मोड़ दी, हमेशा के लिए। वो तारीख थी 8 सितंबर 1978। इस दिन तेहरान के जाले स्क्वायर में जो कुछ हुआ, उसने शांति से मसले को सुलझाने की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। इस दिन को इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि शाह की सेना ने जाले स्क्वायर में हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए और पूरा देश सन्न रह गया।
सरकार को लगा था कि इस हिंसा से वो विपक्ष को कुचल देगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस घटना ने तो लोगों के इरादों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। इस एक घटना ने सरकार की साख को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब लोगों के लिए शाह को हटाना कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया था। लेकिन अब उस पर एक और बड़ा संकट आने वाला था, एक ऐसा संकट जो सीधा उसकी आर्थिक बुनियाद पर हमला करने वाला था। हुआ ये कि तेल के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अब ईरान की सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तो तेल ही था और वो बंद हो गया। नतीजा, सरकार के पास सेना और प्रशासन को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल थी। तेल को निशाना बनाकर उन्होंने शाह की सरकार की, आप कह सकते हैं कि जीवन रेखा ही काट दी। और ये पहली बार था जब ऐसा लगा कि शाह का शासन आर्थिक तौर पर टिक ही नहीं पाएगा। ये आर्थिक चोट एक बहुत बड़ा झटका थी और इसमें सबसे बड़ा झटका था सेना का डगमगाना। शाह की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनकी सेना, वो अब अंदर से खोखली होने लगी थी। कई सैनिकों ने अपने ही लोगों पर, नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश मानने से इनकार कर दिया। कुछ सैनिक टुकड़ियां तो जनता के साथ जाके मिल गईं, मतलब सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर जनवरी 1979 में शाह ने देश छोड़ दिया। सरकारी तौर पर तो ये कहा गया कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ था कि शाह देश छोड़कर भाग रहा है। ये एक युग का अंत था। शाह जा चुका था और सड़कों पर मौजूद लोगों के लिए इसका बस एक ही मतलब था, जश्न। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के जाते ही पूरे देश में जैसे जश्न का विस्फोट हो गया। लोगों को लगा कि बस राजशाही खत्म हो गई है और उनकी क्रांति कामयाब हो गई है। लेकिन सवाल ये था कि आगे क्या? कोई मजबूत सरकार थी नहीं, सेना खुद उलझन में थी और आम जनता वो आयतुल्ला खुमैनी की वापसी का इंतजार कर रही थी। तो ईरान एक अजीब सी अनिश्चितता की हालत में था, जहां कई ताकतें थीं लेकिन देश को संभालने वाला कोई साफ चेहरा नहीं था। तो और फिर उस खालीपन को भरने के लिए इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। आयतुल्ला खुमैनी अपने वतन वापस लौटे। 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल देश से दूर रहने के बाद 1 फरवरी 1979 को आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने वापस ईरान की जमीन पर कदम रखा। और उनका स्वागत, अरे स्वागत ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तेहरान की सड़कों पर लाखों, जी हां लाखों लोग उतर आए। एयरपोर्ट से लेकर शहर के बीच तक जहां देखो वहां सिर्फ लोगों का हुजूम, एक इंसानी समंदर था। उस दिन पूरी दुनिया को साफ साफ दिख गया कि ईरान की असली ताकत अब किसके पास है। उस वक्त ईरान में आप कह सकते हैं एक साथ 2 सरकारें चल रही थी। एक तरफ तो कागज पर एक अस्थायी सरकार थी, लेकिन उसकी सेना चुप बैठी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह कंफ्यूज था। और दूसरी तरफ थी असली ताकत, खुमैनी की रेवोल्यूशनरी काउंसिल। सारे बड़े फैसले वहीं से हो रहे थे और जनता भी उन्हीं की बात मान रही थी। फरवरी 1979 का महीना क्या तेजी से गुजरा। एक एक करके सारी शाही संस्थाओं को भंग कर दिया गया। जो भी अधिकारी राजशाही के समर्थक थे उन्हें हटा दिया गया। मतलब देखते ही देखते सत्ता का जो पूरा पुराना ढांचा था ना, उसे गिरा दिया गया। अब ईरान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में राजशाही से आजाद हो चुका था। और लोगों के सामने एक बहुत ही सीधा सा सवाल रखा गया, एक ऐसा सवाल जो देश का मुस्तकबिल, उसका भविष्य तय करने वाला था। सवाल था, इस्लामिक रिपब्लिक, हां या ना? बस, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, सिर्फ हां या ना। और नतीजे, खैर नतीजे वैसे ही आए जिसकी उम्मीद थी। जबरदस्त भारी बहुमत ने हां पर मोहर लगाई। ये एक इतना बड़ा मैंडेट था, एक ऐसा जनादेश था कि इसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और बस इसी वोट के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नींव रख दी गई। ईरान के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हो गया था। अब देश का नाम तो तय हो गया, लेकिन सरकार कैसे चलेगी? इसके बाद जो सिस्टम बनाया गया ना, वो दुनिया में अपनी तरह का पहला था, बिल्कुल यूनिक। चलिए इस नए पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर थे सुप्रीम लीडर, जिनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी थी, यानी सारे फैसले आखिर में उन्हीं के हाथ में। उनके नीचे थी एक गार्डियन काउंसिल, जो सब पर धार्मिक नजर रखती थी। और फिर उसके नीचे आते थे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, जिनकी शक्तियां कह सकते हैं लिमिटेड थीं। तो ये कैसा सिस्टम था? इसे आप थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी
या कह लें धर्मतांत्रिक लोकतंत्र कह सकते हैं। मतलब देखिए, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो थे, लेकिन वो सब काम करते थे मजहबी लीडरशिप के कंट्रोल में, उनके अधिकार के तहत। तो देखिए, इस क्रांति का जो पहला और सबसे जोरदार झटका था ना, वो सीधा अमेरिका को लगा। सोचिए, दो देश जो कल तक पक्के दोस्त थे, अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब ये दुश्मनी कोई अचानक से पैदा नहीं हुई थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। देखिए, दशकों से अमेरिका ईरान के शाह का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा, तो जो क्रांतिकारी थे उनकी नज़र में शाह की तानाशाही और अमेरिका का सपोर्ट ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उनके लिए असली विलेन शाह नहीं, बल्कि शाह के पीछे खड़ा अमेरिका था। और ये कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं थी। अरे रातों रात, बिल्कुल रातों रात दोस्ती से खुली दुश्मनी का ऐलान हो गया। बात सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये दुश्मनी एक ऐसे भयानक संकट में बदल गई जिसने सच में पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। तो हुआ ये कि नवंबर 1979 में कुछ ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में बनी अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया। अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर कब्जा करना नहीं था, नहीं, ये उस टकराव को, उस जियोपॉलिटिकल लड़ाई को आम लोगों की जिंदगियों तक ले आया था। वहां उन्होंने 52 अमेरिकियों को, डिप्लोमैट्स और आम नागरिक, सबको बंधक बना लिया। सिर्फ एक नंबर नहीं, 52 जिंदगियां, जो अब एक इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर बस मोहरे बनकर रह गई थी। और ये बंधक संकट कितने दिन चला? पूरे 444 दिन। सोचिए, एक साल से भी ज्यादा। बस इसी एक घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जो आज तक नहीं भर पाई है। इस एक अकेले एक्ट ने दुनिया की नज़रों में ईरान की इमेज हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब ईरान सिर्फ कोई आम देश नहीं था, वो एक ऐसी रेवोल्यूशनरी ताकत बन गया था जो इंटरनेशनल नियमों को, कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकी। ये जो आग थी ना, इसकी लपटें सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि इसने तो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। अब देखिए, ईरान के जो पड़ोसी अरब देश थे, उनके राजाओं और शेखों के लिए तो ये क्रांति एक बुरे सपने की तरह थी। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनके अपने लोग भी ऐसी ही बगावत न कर दें, और इसी डर का फायदा उठाया इराक के सद्दाम हुसैन ने। उसने सोचा, ईरान में क्रांति से उथल पुथल मची है, देश कमजोर होगा, यही सही मौका है हमला करने का, और उसने हमला कर दिया। और इस लड़ाई ने, मतलब ईरान इराक वॉर ने, एक बहुत ही अजीब तस्वीर दुनिया के सामने रखी। एक तरफ था ईरान जो लगभग अकेला लड़ रहा था, और दूसरी तरफ था इराक जिसके पीछे अमेरिका से लेकर सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश सब खड़े थे। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया ईरान की इस नई सरकार को कितना बड़ा खतरा मान रही थी। ये लड़ाई पूरे 8 साल चली, दोनों देश बर्बाद हो गए, लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईरान कमजोर होने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत और कट्टर बन गया। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? खुद ईरान के अंदर इस क्रांति का असर एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ लोगों पर सख्त शरिया कानून थोपे गए, ड्रेस कोड जैसे कई प्रतिबंध लगे, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में एक नया नेशनल प्राइड, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान जागा। विदेशी ताकतों के दखल से आज़ादी का एहसास भी पैदा हुआ, और इस क्रांति ने पूरे मिडिल ईस्ट का चेहरा ही बदल दिया। अब धर्म राजनीति एक दूसरे में घुल मिल गए। पूरे रीजन में इस्लामिक मूवमेंट्स को एक नई ताकत, एक नई आइडियोलॉजी मिली, और सबसे बड़ी बात, एक नए संघर्ष ने जन्म लिया जो आज तक जारी है, अमेरिका बनाम ईरान।